नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार जो है आपको अपना यूपीएसआई का जो वर्दी पहनने का सपना है वो आपको पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात एक बार फिर से यूपीएसआई की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने जितने भी क्वेश्चन अब तक परसेंटेज चैप्टर से किए थे, जितने भी 2017 में और 2021 में परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे, वो तमाम क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमने कर दिए हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। तो आज प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देख ही लिया है, आज का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि होगा। क्योंकि मैं प्यारे बच्चों पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन थे वे मैंने 64 आपको कराए हैं, और बाकी जो संभावित क्वेश्चन होंगे वो उनकी अलग मैं वीडियो संभावित क्वेश्चनों की प्यारे बच्चों आपको अलग से वीडियो दूंगा। अभी मैं केवल यूपीएसआई के क्वेश्चन जितने आए हैं 17 और 21 में उसी पे काम कर रहा हूं, ताकि हर बच्चे को इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हुए हैं संभावित भी। ठीक है, चलिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस आज का चैप्टर होगा प्यारे बच्चों। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, देखो लिखा हुआ है कि 2017-2021 में पूछे गए सभी प्रश्नों का बेस्ट सॉल्यूशन। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं, यानी कि जो क्वेश्चन कैलकुलेशन में बड़ा होगा, हालांकि क्वेश्चन आसान ही होगा लेकिन कैलकुलेटिव होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से चंद सेकंडों में करते हैं, वो चीजें आप इस वीडियो से सीखने वाले हो प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से फिर जो है माहौल बनाना है। ठीक है, चलिएगा। तो करते हैं भाई क्लास को स्टार्ट। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस को प्यारे बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, ताकि आपको क्वेश्चन को करने में काफी मजा आए। ठीक है, आप हर बच्चा क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कुल कितने वेरिएबल हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में ही हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर मैं डिस्काउंट को प्यारे बच्चों हटा भी दूं तो हमारे पास केवल प्रॉफिट एंड लॉस बचता है। और प्रॉफिट और लॉस प्यारे बच्चों हमेशा दो वेरिएबल के बीच में काम करता है, प्रॉफिट और लॉस। एक तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और दूसरी चीज होती है प्यारे बच्चों विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। क्लियर है बात? यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टोटल 4 वेरिएबल होते हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इन 4 वेरिएबल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस कीमत पर आप किसी भी वस्तु को खरीद कर लाते हो, या फिर किसी वस्तु को खरीदने में किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। बात समझ में आई? और सेलिंग प्राइस की मैं बात करूं तो वो कीमत प्यारे बच्चों जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेचते हो, सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब हम जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो हो सकता है प्यारे बच्चों हमें प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है हमें लॉस हो, या फिर ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कई बार कि हमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन बन सकती है। ये कब होगी भाई? ये तब होगी जब जितने रुपए में आप कोई सामान खरीदते हो उतने रुपए में ही अगर आप उसको बेच दो, तो इस बात का मतलब ना तो प्रॉफिट ही होगा और ना ही लॉस होगा। लेकिन बात हम यहाँ पे कर रहे हैं प्यारे बच्चों प्रॉफिट और लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा प्यारे बच्चों इन दो वेरिएबल के बीच की कहानी बनेगी हमेशा, सीपी और एसपी के बीच की कहानी बनेगी हमेशा। यानी कि अगर आप सीपी में प्रॉफिट को ऐड करते हो, प्रॉफिट को क्या करते हो? ऐड करते हो, तो क्या बनेगा? एसपी बनेगा। जैसे मैं कहूं आपको कि भाई ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसको 30 रुपए का खरीद कर लाया और मैं इसको 5 रुपए के फायदे पर बेच दूं, तो आप कहोगे सर फिर आपने 35 रुपीज में इसको बेच दिया, यानी कि 35 रुपए में आपने इसको बेच दिया। भाई अगर 30 रुपए में खरीदता हूं, 5 के फायदे पर बेचता हूं, तो इसका मतलब 35 रुपए में बेच दूंगा मैं इस बात को। क्लियर है बात यहां तक? इसी प्रकार अगर मैं सीपी से लॉस माइनस कर दूं तो भी क्या बनेगा? एसपी बनेगा। जैसे ये 30 रुपए का मैंने खरीदा था,
और मैं इसको 10 रुपए के लॉस पर बेच दूं, तो 30 रुपए में खरीदा, 10 रुपए का लॉस मुझे हुआ, तो कितने रुपए में बेच दिया? आप कहोगे तुरंत कि सर आपने इसको 20 रुपए में बेच दिया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 30 - 10 करोगे तो 20 मिलेगा, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बनेगा, और सीपी में से अगर लॉस माइनस करते हो तो भी एसपी बनेगा। तो कुल मिला के बात मेरे भाई ये है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी बनेगी। यानी कि हमेशा कैलकुलेट सीपी और एसपी के बीच में होगा प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है मेरी बात? अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मान के चलिए प्यारे बच्चों, ये मोबाइल है और इस मोबाइल को मैं 20,000 रुपए में बेच दूं। आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर इस मोबाइल को मैं 20,000 रुपए में बेच दूं तो आप मुझे ये बताइए कि इस मोबाइल को 20,000 रुपए में बेचकर मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? तो आप कहोगे कहोगे सर कि यार कमाल कर रहे हो, आपने ये तो बताया ही नहीं कि कितने रुपए में खरीदा था इसको। और जब आपको यही नहीं पता कि कितने रुपए में आपने इसको खरीदा है, तो अगर आप 20,000 रुपए में बेच भी रहे हो तो हम ये बात कैसे बता सकते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जब तक हमें इसकी कॉस्ट प्राइस का नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते प्यारे बच्चों कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर हाँ मैं ये बोल दूं कि भाई मैंने इसको 15,000 में खरीदा था, अब मैं 20,000 रुपए में बेचने की बात कर रहा हूं, तो आप तुरंत कहोगे कि 5,000 रुपए का फायदा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस का नहीं पता होगा तब तक आप ना तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो और ना ही लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बात का अर्थ ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा जो कैलकुलेट होगा वो सीपी पर कैलकुलेट होता है। यानी कि क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और क्रय मूल्य पर ही प्यारे बच्चों लॉस कैलकुलेट होगा। जब तक हमें यह बात क्वेश्चन में मेंशन न की जाए कि हमें प्रॉफिट और लॉस को एसपी पर कैलकुलेट करना है, तब तक हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस को सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों ये बात याद रखना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट होता है। ये काल्पनिक बात है, कई बार जो है एग्जामिनर ये बात मेंशन करता है कि आप प्रॉफिट को एसपी पर कैलकुलेट करिए या फिर लॉस को एसपी पर कैलकुलेट करिए, मतलब सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करिए। तो प्यारे बच्चों ये रियल लाइफ में नहीं होता, ये मात्र एक काल्पनिक बात है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर ये बात मेंशन कर दी गई तो फिर प्यारे बच्चों हमारी मजबूरी होती है, हमें एसपी पर ही कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन आप रियल लाइफ में हमेशा प्रॉफिट और लॉस को सीपी पर ही कैलकुलेट करते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आई, इतनी कहानी तो हमने सीख ली कि भाई सीपी क्या है, एसपी क्या है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। यानी कि सीपी और एसपी के बीच की बात होगी। क्लियर है मेरी बात? अब प्यारे बच्चों एसपी में ना 3 केस बनते हैं। एसपी एसपी के लिए कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा, हो सकता है एसपी जो हो सीपी से बड़ा हो, एसपी जो हो सीपी से बड़ा हो। तो जब जब एसपी सीपी से बड़ा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जब जब कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा प्यारे बच्चों? तो प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। जैसे मैं कहूं कि 20 रुपए का कोई सामान हम 30 रुपए में बेच दे तो हमें फायदा हुआ, यानी कि 20 से बड़ा है एसपी, यानी कि 30 है एसपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप 30 में से 20 को घटाओगे तो 10 रुपए का हमें फायदा हुआ। तो जब भी हमारा एसपी सीपी से बड़ा होगा तब हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। कितना होगा? एसपी माइनस सीपी इतना होगा। क्लियर है? दूसरा केस बनता है प्यारे बच्चों, देखिए मैं मतलब थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, हर चीज में डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, मतलब इतना समझा रहा हूं कि आप जो है प्रॉफिट लॉस को आसानी से समझ पाओ। क्लियर है? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं और आपने कहीं ना कहीं तैयारी की हुई है, और जो बच्चा नया नया है उसका भी थोड़ा भला हो जाए। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। हालांकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो एक एक चीज, सीपी क्या है इसके बारे में लिखवाता हूं मैं, एसपी क्या है इसके बारे में मैं चीजें बताता हूं, लिखवाता हूं, हर चीज में लिखवा कर चीजें याद कराता हूं बच्चों को, ताकि एक बार बेस मजबूत हो जाए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी क्वेश्चन कैसा भी हो आप करके आओगे एग्जाम में। ये बात समझ के चलना। जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव मजबूत करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चनों पर न जाकर मैं इसलिए आपका थोड़ा बेस मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है, चलिएगा।
अब हो सकता है भाई एसपी जो है ना छोटा हो सीपी से। दूसरी कंडीशन बनती है कि हो सकता है एसपी जो है सीपी से छोटा हो, और जब जब एसपी सीपी से छोटा होगा तब तब प्यारे बच्चों हमेशा लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा? लॉस होगा प्यारे बच्चों सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इस बार जो है सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है। क्लियर है? जैसा मैं कहूं कि 30 रुपए का मार्कर था और मैं इसको 25 रुपए में बेच दूं, 30 रुपए में लाया था और 25 रुपए में बेच दूं, तो 30 रुपए यानी कि क्या है यहाँ पे? सीपी है, और 25 रुपए में बेच रहा हूं यानी कि एसपी है। एसपी यहाँ पे छोटा हो गया, तो मुझे नुकसान कितना हुआ प्यारे बच्चों? 5 रुपए का। तो 30 रुपए में लाया था, 25 में बेच दिया, तो 30 माइनस 5, वो सॉरी 25, तो कितना लॉस हुआ? 5 रुपए का। क्लियर है मेरी बात? तीसरी कंडीशन प्यारे बच्चों बनती है कि जब एसपी सीपी के बराबर हो जाए, जब एसपी जो है सीपी के बराबर हो जाए, तो जितने में लाओगे उतने में ही अगर बेच दोगे, तो आप मुझे बताइए क्या कभी प्रॉफिट हो पाएगा या कभी लॉस होगा? आप कहोगे नहीं। तो इस बात का मतलब है जब जब सीपी और एसपी बराबर होगा तब तब नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्लियर है मेरी बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। ये तीन कंडीशन यहां पे बनती है एसपी के लिए। सीपी का मतलब क्या होगा? जितनी की मतलब जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हो या किसी वस्तु को खरीदने में किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट, सीपी कहलाता है। एसपी क्या होगा? जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेचते हो तो वो क्या कहलाता है? एसपी। और एसपी के लिए तीन कंडीशन प्यारे बच्चों यहां पर है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच में होगा। क्लियर है मेरी बात? इनके बीच की कहानी बनेगी, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पर होता है प्यारे बच्चों? हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर दी जाए कि भाई हमें कैलकुलेट करके दो सीपी या फिर वो लॉस या फिर प्रॉफिट को एसपी पर, तो फिर प्यारे बच्चों हमारी मजबूरी है, हमें एसपी पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। जैसे मैं यहाँ कहूं आपको कि भाई एक आदमी है, उसने कोई सामान बेच दिया और उसको 20% का फायदा हुआ। कितने परसेंट का फायदा हुआ? 20%, 20% का फायदा हुआ। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम रेशो से भी क्वेश्चन करते हैं और परसेंटेज से भी क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी कि अगर 5 रुपए हमारा सीपी है तो 1 रुपए प्यारे बच्चों हमारा प्रॉफिट होगा। 1 रुपए हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो मैं यहाँ पे बनाना चाहूं, तो 5 रुपए में खरीद कर लाए थे, एक के फायदे पर बेच दिया तो 6 रुपए में बेच दिया, तो 5:6 का रेशियो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है बात यहां तक? या फिर मैं इस बात को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि सीपी और एसपी का रेशियो अगर हमें लिखना है तो 20% के फायदे पर अगर हमने कोई चीज बेच दी, तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि अगर कोई आदमी किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर सेल करता है, तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर हमें निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि अगर वो 100 रुपए में खरीदता होगा तो 20% के फायदे पर बेच रहा है, तो 100 का 20% 20 होगा, मतलब 120 में बेच रहा है। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप रेशियो निकाल सकते हो, 20/100 और 20 का 120। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों ही तरीके से आप रेशियो यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे जो बताना है वो ये बताना है प्यारे बच्चों कि हम हमेशा सीपी को 100% मानते हैं। हम हमेशा सीपी को क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? 100% मानते हैं, 100%। ये बात याद रखना, 100% हम हमेशा सीपी को मानते हैं। यानी कि जब जब हम क्वेश्चन में 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इस बात का मतलब है हम तब तब उस वस्तु की, उस आइटम का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। बात समझ में आई? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि कोई आइटम था, उसको अगर हम 20% या 30% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो अगर 30% का प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ आप कितने में बेचोगे? तो आप कहोगे 30% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब 130% में आपने उसको बेच दिया। और अगर मुझे 20% का लॉस हुआ, तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा? अगर 20% का लॉस हुआ तो 80% में बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, ये एसपी1 है और ये एसपी2 है, ये हमारा सीपी है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि किसी भी आइटम का जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है,
क्रय मूल्य होता है वो हमेशा फिक्स होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी नहीं बदलता जब तक क्वेश्चन में ये बात ना कही जाए कि अब सीपी को इतने परसेंट बढ़ा दिया गया या फिर इतना परसेंट हमने कम कर दिया। क्लियर है? यानी कि कांस्टेंट रहता है हमेशा सीपी, ये बात याद रखना। लेकिन जो एसपी है प्यारे बच्चों, वो बदल सकता है, वो बदल सकता है, उसमें वेरिएशन किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने किसी जिगरी दोस्त को कोई सामान बेच रहे हो, तो उसके लिए आपका एसपी कुछ और हो, आप उस पर से प्रॉफिट कम ले रहे हो, कम परसेंटेज का फायदा ले रहे हो, तो उसके लिए एसपी कुछ और होगा। लेकिन कोई दूसरा कस्टमर है, उससे आप प्रॉफिट ज्यादा लेना चाहते हो, तो उसके लिए एसपी आप कुछ और तय रखोगे। क्लियर है बात यहां तक? यानी कि अगर किसी भी आइटम का क्रय मूल्य 100% है और मैं ये कहूं कि भाई हमें 40% का फायदा चाहिए, तो आप उसको 140% में बेच दोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको उस आइटम को बेचकर 40% का लॉस हुआ, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपने उसको 60% में बेच दिया। अगर मैं कहूं 25% का फायदा हुआ, तो 125% में बेच दिया। अगर मैं कहूं कि 20% का लॉस हुआ, तो इस बात का मतलब है आपने उसको 80% में बेच दिया। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आपको कवर करा दिया। अब जो है क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, जहां जहां मुझे लगेगा कि कुछ बताने की जरूरत है, तो मैं वहां वहां आपको बता के चलूंगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ये यूपीएसआई 2021 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन बेहद आसान है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में कर लोगे। ठीक है, चलिएगा करते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 16,264 रुपए में घड़ी बेचकर किसी व्यक्ति को 24% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक आदमी ने कोई घड़ी बेच दी, और घड़ी बेचकर उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ? आप कहोगे 24% का लॉस हुआ। अगर किसी आदमी को 24% का लॉस होता है, तो इस बात का मतलब है उसने उस सामान को 76% में बेच दिया। कितने परसेंट में बेच दिया? 76% में उसने बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई, हमने उसको 16,264 में बेच दिया। तो 76% की वैल्यू ही कितनी है? 16,264 रुपए। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताओ कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो प्यारे बच्चों, आपको निकालना है 100% की वैल्यू, क्रय मूल्य निकालना है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 16,264 को 76 यानी कि 76 से डिवाइड करोगे अगर, तो ये 1% की वैल्यू होगी। 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100 और कर दोगे आप। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से आप जो है अपने क्रय मूल्य को निकाल सकते हो, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हो। क्लियर है? अब देखिए प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये 19 है, 19 छिपा हुआ है 76 में, तो 4 से मैं इसको काट सकता हूं। 1900 का 76 4 से काट दिया, 19 बार कटेगा। 4 से इसको आप काट सकते हो, 4 चौक 16, ठीक है ना। और 26 है, एक जीरो लगाओगे, 4 छिक 24, 2 4 छिक 24। अब इसको 19 से वापस काट दोगे, 19 दूनी 38, 2 26 बचा, 19 कम 19, 76, 1900 का 76। यानी कि आपका जो जवाब हुआ प्यारे बच्चों 214 गुणा 100, यानी कि 21,400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि जो सीपी है वो 21,400 है। क्लियर है? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अपने क्वेश्चन के अंजाम तक पहुंचा सकते हो। नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है भाई, अब ध्यान दो भाई, ये तो था समझाने का तरीका। अब हम थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे, ताकि आप भी इसी तरीके से सोच पाओ और पेपर में जल्दी से क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, अब बात को समझिए। अब जो हमने यहाँ पे लिखा 76% की वैल्यू ये, 100% की वैल्यू ये, तो प्यारे बच्चों आपको ना ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ये वाली बात ये डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। कैसे लिखोगे ध्यान दो। अब कैसे लिखोगे इस बात को समझिए भाई। सिंपल इस तरीके से लिखना है कि अगर आदमी को 24% की हानि होती है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उस आदमी ने अपने आइटम को 76% में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं, 16,264 में बेचा। तो फिर 76% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 16,264 को 76 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ये 1% की वैल्यू आ गई। अब अगर ये 1% की वैल्यू है, तो 100% यानी कि सीपी निकालना है। 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 100% की वैल्यू ये होगी। तो इसी की कैलकुलेशन प्यारे बच्चों में करनी है।
क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो आपने यहां से कैलकुलेशन कर ली, करने के बाद आपका आंसर आ गया 21,400। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, डिजिटल सम का प्रयोग करना। ठीक है, हालांकि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो डिजिटल सम को हर चैप्टर में लगभग मैं बताता हूं, क्योंकि ऑप्शन से भी हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक हम जा सकते हैं। डिजिटल सम का यूज केवल इतना ही है कि वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में यूज होता है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो नया बच्चा अभी अभी आया है, उसको शायद डिजिटल सम का यूज का नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। क्लास में तो मैं कई बार बताता हूँ। ठीक है, अब बात को समझिए भाई, डिजिटल सम का यूज समझिए क्या कैसे करना है। डिजिटल सम, अब देखोगे जब आप डिजिटल सम सीख जाओगे ना, तो आप कैसे अपनी कैलकुलेशन को हवा में उड़ाओगे। ठीक है, क्योंकि हम फिर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डिजिटल सम का यूज करेंगे। क्लियर है बात? और आप ये देखोगे कि यूपीएसआई में क्वेश्चन किस लेवल से पूछे गए। क्वेश्चन तो आसान ही है, लेकिन कैलकुलेटिव कर दिया। अब कैलकुलेटिव करने के चक्कर में बच्चा जो है एक ही क्वेश्चन में जो है टाइम लगा लगा के सॉल्व कर रहा है, तो उसका जो है पेपर फिर छूट रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, वैसे तो डिजिटल सम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो आप, और उसको अगर 9 से यानी कि 9 से डिवाइड करते हो, तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो ही उसका डिजिटल सम कहलाता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, ना तो कोई टीचर और ना ही कोई स्टूडेंट, ना ही कोई बच्चा इस तरीके से डिजिटल सम का यूज करता है। तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट चीज, कम समय में वो चीज बताना चाहूंगा कि जो हम अक्सर एग्जाम में यूज करते हैं, तो उसी पे आइए सीधा, फालतू की बकवासबाजी हम नहीं करते डिजिटल सम पे। क्लियर है मेरी बात? अब बात को समझिए। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सम, तो नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है कि भाई डिजिट का सम करना है, डिजिट का सम करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूं, 4, 3, 5, 7, 8, 3, 2। ठीक है, अगर आप इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दोगे ना, 9 से, और जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो ही प्यारे बच्चों इस संख्या का डिजिटल सम होगा। एक बात हुई। लेकिन इस तरीके से हमें यूज नहीं करना। फिर किस तरीके से करना है वो समझिए। मैं यहां पे बोलूंगा कि डिजिट को तब तक जोड़िए जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, क्योंकि डिजिटल सम प्यारे बच्चों सिंगल डिजिट का होता है। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि किसी भी नंबर की डिजिट को तब तक जोड़ते रहिए जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अब तरीके देखो, दो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान से समझना। वो क्या, तीन बताऊंगा, ध्यान दो। देखो एक तरीका तो ये है प्यारे बच्चों, सबको पहले जोड़ लो आप। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 9 हो गया, 12 और 7 हो गया 19, 19 और 8 हो गया 27, 27 और 3 हो गया प्यारे बच्चों 30 और 2 32। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ गया। लेकिन ये तो डबल डिजिट है, तो मैंने क्या बोला, सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक जोड़िए। इसका मतलब इनको भी जोड़ दो, 3 और 2 5। इस बात का मतलब है कि इस नंबर का डिजिटल सम 5 आया। पहला तरीका तो ये हो गया कि सबसे पहले आप सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद यहाँ पे 32 आ गया, और 32 में भी इन 3 और 2 5, यानी कि अब डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है बात? दूसरा तरीका मैं बताता हूं। जब आप जोड़ते हो, जहां भी डबल डिजिट बनती है वहीं पे सिंगल डिजिट ले लो। कैसे, ध्यान दो भाई। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 का मतलब क्या होगा, 12 का मतलब 2 और 1 3 होगा, तो इसको मन में ही जोड़ लो, 2 और 1 3। 4 और 3 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, 9, 9 और 3 12, 12 का मतलब यहाँ पे 3, 3 और 2 5। अब भी तो 5 ही आया, बात समझ में आई? अब जो तीसरा तरीका है प्यारे बच्चों, अक्सर हर बच्चा उसी को यूज करेगा एग्जाम में। जो तीसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरा तरीका यह है कि जब भी आप किसी नंबर का डिजिटल सम निकालते हो, अगर उस नंबर में 9 दिखे या फिर 9 बने, यानी कि 9 दिखे या फिर 9 बने, तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे। उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, एलिमिनेट करके चलेंगे। जैसे आप कहोगे सर 4 और 5 9 बन गया था यहाँ पे, हमने इसको तुरंत हटा दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 2 9 बन गया, हमने इसको भी हटा दिया, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 का मतलब कितना होगा डिजिटल सम, 2। 2 में ये 3 जोड़ दोगे कितना होगा, 5। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम डिजिटल सम निकालते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? जैसे एक नंबर से और समझिए, 7 5 3 2 8 6 9 2 5, ये मैंने संख्या यहां पे लिखी। अगर हम इसका डिजिटल सम निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? अगर संख्या में 9 दिखे या फिर 9 बने,
उनको इग्नोर करना है और संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 7 और 2 9 बन गया, हटा दिया हमने, है ना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 और 3 9 बन गया, ये भी हटा दिया, 9 दिखाई दिया, ये भी हटा दिया। बचा क्या यहाँ पे, 5 और 8 कितना हो गया, 13, 13 का मतलब कितना होगा, 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, यानी कि इस संख्या का डिटेल्स हम कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2 हुआ। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, 4 वो 5 और 8 13 का मतलब 4 हो गया। अब 4 और 5 9 बन गया था, हटा दिया, क्या बचा 2, अब भी तो 2 ही आया ना। तो ये तो बात समझ में आ चुकी होगी कि डिजिटल सम क्या होता है किसी भी संख्या का। अब दूसरी बात समझिए प्यारे बच्चों, देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 3 2 4 गुणा 6 7 5 8 ये लिख दिया। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, मैं अभी लिखता हूँ कैलकुलेटर से, है ना। केवल समझाने के लिए मैंने रेंडमली कोई नंबर ले लिए। अभी मैं यहाँ लिख के बताता हूँ इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या है। 5324 इंटू 67 तो इनकी मल्टीप्लीकेशन आई प्यारे बच्चों 3 5 9 7 9 5 9 2, ये इनका रिजल्ट आया। क्लियर है मेरी बात यहां तक। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान के चलिए आपसे इस तरीके से कोई दो नंबर दे दिए गए और आपको बोल दिया गया कि भाई इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, और आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहां पर आप यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हो, यहां पर आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो, आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। यूनिट डिजिट का किस तरीके से कि 4 है और 8 है, 8 चौक 32, 32 में यूनिट डिजिट 2 आया, जो ऑप्शन में 2 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन में हो सकता है कि भाई सभी ऑप्शन में 2 हो, ठीक है ना। तो हम दूसरी सिचुएशन में चलते हैं, हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम ये कहता है कि जो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा ना, वही हमारे आंसर का डिजिटल सम होता है। बात समझ में आई, जो हमारे क्वेश्चन का होगा वही आंसर का होता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसका डिजिटल सम चेक करो कितना है। आप कहोगे सर यहाँ पे कि 5 और 2 7, देखो 5 और 4 9, 9 तो बन गया, हटा दिया, 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम यहाँ पे 5 आया। क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ पे निकाल लोगे आप, यहाँ पे 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना 4, 4 और 5 9, 9 बन गया, ये भी हटा दिया, कितना बचा 8 बचा। अब यहाँ पे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 में डिजिटल सम कितना है प्यारे बच्चों, 40 में 4 प्लस 0 यानी कि 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पूरे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 4 है। तो हमारे आंसर का भी डिजिटल सम 4 ही होगा, और जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पे चेक करिए, जहां पर 9 दिखता है वो हटा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 दिख रहा है, हटा दिया, ठीक है। 7 और 2 9 हटा दिया। अब यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों, 5 और 3 8 बचा, 8 और 5 13, और 13 का डिजिटल सम क्या होगा 4। तो आपने यहाँ से देख लिया होगा, प्रूफ हो चुका कि जो हमारे इस क्वेश्चन का डिजिटल सम था वही हमारे इस आंसर का डिजिटल सम है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एक चीज और समझिए, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी कि जो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है वही हमारे आंसर का डिजिटल सम होता है। अब एक बात और समझिए, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दूं, कोई भी नंबर में कर दूं, तो जो भी प्यारे बच्चों रिजल्ट मिलेगा, जो भी हमारे सामने रिजल्ट होगा, उसका डिजिटल सम हमेशा प्यारे बच्चों या तो 0 होगा या फिर 9 होगा। मेरी बात समझ में आई। अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 है तो इस बात का मतलब उसका डिजिटल सम 9 ही है। अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 है तो इसका मतलब 0 या 9 एक ही बात है। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो अगर किसी भी संख्या में मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, मान के चलो यहाँ कोई नंबर है n और इसको हम 2 से डिवाइड कर दे, या कोई नंबर है n इसको हम 5 से डिवाइड कर दे, या कोई नंबर है n इसको हम 4 से डिवाइड कर दे, या कोई नंबर है n इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, या कोई नंबर है n इसको हम प्यारे बच्चों 8 से डिवाइड करते हैं। तो अब की बार क्या है, अपोन में क्या है प्यारे बच्चों। अगर मैं ये कहूं कि अगर अपोन में 2 आ रहा है, अपोन में 5 आ रहा है, अपोन में 4 आ रहा है, अपोन में 7 आ रहा है, अपोन में 8 आ रहा है, तो हम डिजिटल सम का प्रयोग किस तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दो, अगर अपोन में प्यारे बच्चों 2 है, बटे में अगर 2 है,
तो हम कोशिश हमेशा यह करते हैं कि जो बटे की वैल्यू होती है उसका डिजिटल सम प्यारे बच्चों क्या बन जाए, 1 बन जाए। बटे की वैल्यू का डिजिटल सम क्या बन जाए, 1 बन जाए। क्लियर है बात? यानी कि अगर अपॉन में 2 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई अगर इसमें नीचे कर दे तो 5 से ऊपर करनी पड़ेगी। तो नीचे आप देखोगे 5 दूनी 10 बनेगा, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है मेरी बात? अगर बटे में 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दोगे ऊपर भी कर दोगे, ताकि हम अपोन में डिजिटल सम 1 बना पाए। 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1। अब अगर अपोन में 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। क्लियर है बात यहां तक? 5 दूनी 10, 10 का 1 हो गया, ऊपर भी 2 की करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28। और 28 का डिजिटल सम कितना होगा, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10, यानी कि 1 ही बनेगा। तो 7 से ऊपर भी कर दोगे। 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 28 बनेगा, 28 का डिजिटल सम 1 होता है। तो 4 से ऊपर भी कर दोगे। 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई नीचे और 8 से मल्टीप्लाई ऊपर। तो 8 अठी 64, और 64 का डिजिटल सम 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो नीचे 1 बन चुका। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अपोन में गलती से भी 3 आ जाए, अपोन में गलती से भी 6 आ जाए, अपोन में गलती से भी 9 आ जाए, तो प्यारे बच्चों अपोन का डिजिटल सम बनाना 1 इम्पॉसिबल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, हमें बेसिक कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। फिर हम डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते अगर अपोन में 3 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 9 आ जाए। क्लियर है? ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने डिजिटल सम को समझाया, जो चीज इस्तेमाल होती है क्वेश्चन के ऑप्शनों में। एक बार नोट करिए जल्दी से, ठीक है? कर लिया होगा भैया आपने। तो अब हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा, अगर अपॉन में 3 हो, 6 हो या फिर 9 हो। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो देखिए प्यारे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन था हम इसमें डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए कैसे करोगे, ध्यान दो मेरी बात पे। भाई मुझे एक बात बताओ आप, नीचे क्या है, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना है, 4। 4 है ना नीचे, डिजिटल सम 4, 4 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से ही ऊपर कर दो मल्टीप्लाई आप। अब देखो नीचे तो कितना बन जाएगा, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, 4 से 28, 28 का डिजिटल सम कितना हो गया, 1। अब ऊपर चेक करोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए 6 और 2 8 और 1 9, 9 बन गया, हटा दिया। 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 हो गया, और 1 गुणा 1 गुणा 7, यानी कि इसका जो डिजिटल सम हुआ प्यारे बच्चों वो 7 हुआ। यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। तो आप मुझे बताओ, इसमें 9 हटा दिया, 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 5 है, यह आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 4 और 2 6 है, इसका डिजिटल सम 6 है, यह आंसर नहीं हो सकता। 4 और 2 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है, यह आंसर नहीं हो सकता। 4 और 2 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है, तो आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। क्लियर है? तो जब भी भारी भरकम सी इस तरह की कैलकुलेशन होगी तो हमारी जो अप्रोच होगी क्वेश्चन के आंसर तक जाने की, वो डिजिटल सम होगी। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब ये डिजिटल सम का फंडा भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया कि एक घड़ी को 17,496 में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि होती है। अगर किसी व्यक्ति को 19% की हानि होती है तो इस बात का मतलब है उसने अपने सामान को 81% यानी कि 81% में बेच दिया होगा, क्योंकि 100% में तो खरीदता है आदमी और 19% के लॉस पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 81% में उसने अपने सामान को बेच दिया। ये कह रहा चीख चीख कर कि नहीं भाई हमने तो 17,496 में बेच दिया। तो फिर मुझे बताओ 81% की वैल्यू वही नहीं होगी क्या? तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 17,496 बटे 81, क्योंकि 81% की वैल्यू है तो 1% की ही होगी, और गुणा 100 कर लोगे आप तो आपका आंसर निकलेगा प्यारे बच्चों। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं पूरा सॉल्व करके, ठीक है ना? अब देखिए 9 से कटेगा ये, 9 नाम 81, 9 से काट दोगे 9 कम 9, 8 17 84, 9 नाम 81, 3 39, 9 चौक 36, 9 चौक 36, इसको 9 से काट दोगे 9 दूनी 18, कितना बचा 14, 9 कम 9, 9 6 54। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका आ चुका है 21,600। यानी कि इस वस्तु का, इस घड़ी का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 21,600 है। सी ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप डिजिटल सम का भी यूज करते, अगर आप कैलकुलेशन ना करना चाहते, 17,496 बटे 81 था, इंटू 100 था,
तो आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपोन में डिजिटल सम, अपोन में 8 और 1 9 बन गया। और अभी अभी आपको ये बताया था मैंने कि अगर गलती से भी अपोन में डिजिटल सम 3 आ रहा हो, 6 आ रहा हो या फिर 9 आ रहा हो, तो कैलकुलेशन हमें बेसिक से ही करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ पर डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में डिजिटल सम का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन से ही जाना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने है कि 1599 रुपए में एक पेन ड्राइव को बेचने पर एक दुकानदार को 18% की हानि होती है। भाई कोई भी दुकानदार अगर 18% की हानि लेता है तो उस बात का मतलब है उसने उस सामान को 82% में बेच दिया होगा। क्लियर है बात यहां तक? 82% में बेच दिया होगा। तो 82% की वैल्यू 1599 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 82 अपॉन में आ गया। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, इंटू 100 और कर दोगे। या तो आप सॉल्व कर लो या फिर आप जो है इसको डिजिटल सम पे लेकर चले जाओ। भाई नीचे 8 और 2 10, इसका नीचे डिजिटल सम 1 बन गया, इसको हमें छेड़ना नहीं, 9 हटाई दिया, 5 और 1 6 6। आंसर वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 6 होगा। आंसर वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 9 हटा दिया, 3 और 1 4, इसका 4 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 हटा दिया, 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 5 है, ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 हटा दिया, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 हटा दो, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 है। आप कैलकुलेशन कर लेना प्यारे बच्चों, और आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा 1950। यानी कि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 1950 हमारा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस सवाल को कैलकुलेशन अगर करनी है तो आपको 41 का पाड़े के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। आप यहाँ पे देखोगे 159 है, 82 का पाड़ा तो मेरे ख्याल से तुम्हारे याद नहीं होगा, शायद मेरे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ 41 का पाड़ा मुझे याद है। 41 दूनी 82, 41 तिये 123, 41 चौका 164, ज्यादा होगा 41 तिये 123 बार कटेगा, 36 बचेगा 369, 41 निम्मा फिर कितना हो गया? 369 हो गया। यानी कि 39 बार कटेगा, 2 से काट दोगे 50, 50 गुणा 39 कर दोगे प्यारे बच्चों, आंसर आपका यही होगा 1950। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो प्यारे बच्चों आप सवाल को 30 सेकंड में नहीं कर सकते, फिर आपको कैलकुलेशन करने में ही 1 से 2 मिनट या 1.5 मिनट जाएगी जाएगी। क्लियर है? तो ये जो एलिमिनेशन मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, ये आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप वाकई में वर्दी का सपना साकार करना चाहते हो तो। क्लियर है बात यहां तक? और मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप सभी बच्चों के साथ है, सभी दोस्तों के साथ है कि उनका सपना जरूर पूरा हो। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चनों की, वो बताने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो 2021 में या 2017 में पूछे गए, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है इस तरीके से। तो ये भी सेम ही है, बस आपको ना प्रैक्टिस करवाना मेरा मकसद है कि भविष्य में अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठो यूपीएसआई के अलावा भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में कर पाओ। ठीक है, चलिएगा। जब एक डेटा कार्ड 18,290 रुपए में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। अब आदमी चाहता है 18% का प्रॉफिट कमाना, तो 18% का प्रॉफिट प्यारे बच्चों आदमी को केवल तभी होगा जब वो अपने सामान को 118% में बेच देगा, 118% में बेच देगा। तो 18% का लाभ तभी होगा जब 118 में परसेंट में बेचा गया होगा। ये कह रहा कि नहीं हमने तो इतने में बेचा, तो इसका मतलब 18,290, 18,290 ये किसके बराबर होगा? 118% के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू प्यारे बच्चों 100 बटे में 118 होगा। कह रहा कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा 100 कर दोगे। तो बस अब सोल्व कर लो, या तो 118 का पाड़ा याद हो आपके या डिजिटल सम यूज करना आता हो। आप कहोगे सर 8 और 1 9 हटा दिया, 1 बच गया, अपोन में तो 1 आ गया डिजिटल सम, अब कोई दिक्कत नहीं है। 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, यहाँ पे 2 2 गुना 100, 100 का डिजिटल सम 1 होगा, 2 गुना 1 यानी कि 2। आंसर वही ऑप्शन जिसका डिजिटल सम कितना होगा? 2 होगा। तो आप यहाँ से 5 और 4 9, 1 प्लस 0 यानी कि 1, ये आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ पे 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम 2 होगा, ये आंसर हमारा हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे 5 और 3 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम प्यारे बच्चों 9 है या फिर कहो 0 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे
छह और एक सात और पांच 12, 12 का डिजिट हम 3, ये भी आंसर नहीं होगा, तो बचेगा कौन भाई? बी ऑप्शन। तो इस सवाल का जो उत्तर है प्यारे बच्चों वो है 15,500। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब मजा आना शुरू हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। आप कैलकुलेशन करते रहना, आंसर आपका यही आएगा 15,500। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक डेटा कार्ड को जब 17,545 रुपए में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है। अब अगर 21% का लाभ हुआ तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उसने उस सामान को 121% में बेच दिया होगा। अगर उसने उस सामान को 121% में बेच दिया तो इस बात का मतलब आप समझते हो कि 121% की वैल्यू फिर 17,545 होगी। 17,545 ये 121% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू होगी, और 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे तो सीपी की वैल्यू निकलेगी। यानी कि क्रय मूल्य ये आपसे पूछा गया है, तो सीपी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप फिर से वही 121 का, या तो पढ़ा याद हो आपको, टेबल याद हो, या फिर डिजिटल सम याद हो, डिजिटल सम का यूज करना तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 है भाई। 7 की मल्टीप्लाई नीचे करते ही नीचे 1 बनेगा, तो 7 के ऊपर भी करनी पड़ेगी। आप कहोगे यस सर। तो आप मुझे बताओ, 4 और 5 9 हटा दिया, 7 और 5 12 का मतलब 3 और 1 4, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 1 है, 100 का 1 है, और 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1 है प्यारे बच्चों। यानी कि फाइनली इस पूरी कैलकुलेशन का जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा। आंसर वही ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 1 होगा। तो आप मुझे बताओ, 5 और 2 7 और 1 8, इसका तो 8 है, ये आंसर तो नहीं हो सकता। 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 और 1 2, इसका 2 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 और 3 8 और 1 9, इसका 9 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो फाइनली प्यारे बच्चों ये आंसर होगा हमारा। आप इसका डिजिटल सम चेक कर सकते हो। आप कहोगे सर 5 और 4 9 हट गया तो बचा कितना? 1, इसी का डिजिटल सम 1 है, तो इसका मतलब 14,500 ही हमारा आंसर होगा। 14,500 ही हमारा आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हो प्यारे बच्चों, आंसर यही आने वाला है। ये ऑप्शन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा सेट किए हुए नहीं है, ये यूपीएसआई ने खुद अपने एग्जाम में पूछे थे। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी ये चाहता था कि ऐसी कैलकुलेशन में बच्चा क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा या फिर कोई नई अप्रोच वो जानता है। तो आप अब जान चुके होंगे कि किस तरीके से हम सवाल को हलवा बना देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया कि जब एक डेटा कार्ड को 15,875 में बेचा जाता है तो 27% का लाभ होता है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जो है खुद करें, एक बार खुद आप ऑप्शन के साथ खेलना सीखे, तभी तो आप कर पाओगे एग्जाम में, है भाई। तो एक बार खुद करो जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। करिए जल्दी, अपना आंसर निकालिए। हो गया होगा भाई। चलिए बच्चों, देखिए जिसका नहीं हुआ वो यहाँ पे ध्यान दो। सिंपल, 27% का प्रॉफिट अगर आदमी लेना चाहता है तो इस बात का मतलब है उसको उसको अपने सामान को 127% में बेचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा कि नहीं जी, हमने तो 15,875 में बेच दिया, 15,875 में बेच दिया, तो इसका मतलब 127% की वैल्यू ही 15,875 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर अपॉन में 127, तो 100% की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। यही हमारा सीपी है। अब एक रास्ता है कि 127 का पहाड़ा जानता हो बच्चा, अब एक रास्ता जो मैंने आज बताया आपको, है ना। तो देखिए 7 और 2 9 हटा दिया, नीचे तो 1 बन गया, अब कोई दुख की बात है ही नहीं हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे 8 और 1 9 हट गया, 5 और 5 10 का मतलब 1, 1 और 7 कितना हो गया? 8, और यहाँ पे 8 गुणा 1 8, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 8 होगा। एक बार फिर मैं चेक करा देता हूं। 7 और 2 9 हटा दिया, 1 बचा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 1 9 हटा दिया, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8, 8 हो गया इसका पूरे का डिजिटल सम, और इसका 100 का 1 है, 8 गुणा 1 यानी कि 8, यानी कि आंसर वही ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 8 है। देखिए 7 और 2 9 हटा दिया, 5 और 1 6, इसका 6 आया, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों, 5 और 4 9 हटा दिया, 2 और 1 3, इसका 3 है डिजिटल सम, ये आंसर नहीं हो सकता।
यहाँ पे देखोगे आप 6 और 2 8 और एक 9, इसका 9 है भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे 5 और 2 7 और एक 8, इसका डिटेल हम 8 है, तो आंसर कौन सा है फिर हमारा? सी ऑप्शन। कैलकुलेशन आप कर लेना, 12,500 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो छठे क्वेश्चन पे हम चले गए। अगर आपको मैं डिजिटल सम का यूज करना ना सिखाऊं प्यारे बच्चों, तो अब तक हम केवल और केवल कितने क्वेश्चन करते? मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पाते, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान के चलिए 2 ऑप्शन में ऐसा होता कि आंसर 8 आता, तो फिर हम क्या करते? तो फिर प्यारे बच्चों हम अप्रोक्सीमेशन को जिंदा रखते, हम अप्रोक्सीमेशन के साथ खेलते, नंबरों के साथ खेलते, ठीक है, या फिर हम कैलकुलेशन से करते। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं ना जो पेपर के आए हुए हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको भी एक बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, हमेशा जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना, तो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें पढ़ो, वरना यूट्यूब पर पढ़ाने को तो और भी बहुत फालतू की बकवास पढ़ाई जा रही है, जो एग्जाम से कोई लेना देना है ही नहीं। पता चला आप पढ़ रहे हो तो कर रहे हो यूपीएसआई की तैयारी, और आप क्वेश्चन कर रहे हो कैट लेवल के, तो वे कैट लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। कर रहे हो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, और तुम पढ़ रहे हो सीजल मेंस लेवल के क्वेश्चन, तो वे भी नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज का दौर इतना बढ़ चुका है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ जाओ, तो आप देखोगे वहां पर कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे पेपर में पूछता है। तो हमें एक अच्छी लेवल, मतलब एक एवरेज तैयारी तो करके जानी पड़ेगी हमें, है ना। और मैथ और रीजनिंग तो एक, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आप अगर चाहो तो अपने दम पर, मेहनत के दम पर, इन दोनों सब्जेक्ट में, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। और यूपीएसआई तो प्यारे बच्चों 3 सब्जेक्ट के ऊपर टिका हुआ है। जिसने भी मैथ, रीजनिंग और हिंदी इन तीनों पे कमांड कर ली ना, उसका सिलेक्शन तो कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जीएस को तुम अगर एवरेज भी पढ़ के चले जाओगे कि तुम उसमें क्वालिफाई कर जाओ, या क्वालिफाई से थोड़ा सा बेहतर कर जाओ, और बाकी इन 3 सब्जेक्ट पे कमांड कर लो, तो आपका जो सपना है 2 स्टार का वर्दी पहनने का, खाकी पहनने का, वो आपका पूरा हो गई होगा। लेकिन अगर आप जो है पूरे दिन, तो पता लगा जीएस के चक्कर में लगे पड़े, मैथ और रीजनिंग और हिंदी पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हो, और जीएस के चक्कर में लग रहे हो, और तुम्हें यही लग रहा है कि जीएस तो हमारी बहुत बढ़िया हो चुकी, क्योंकि जीएस कभी भी किसी की बढ़िया हो ही नहीं सकती, कितना भी पढ़ लो। क्योंकि एग्जाम में बैठ के पता चलता है कि जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा हुआ आया है या नहीं आया, क्योंकि जीएस का सिलेबस जो है अनलिमिटेड है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्या चीज आ सकती है। लेकिन मैथ और रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस लिमिटेड है, सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर लूं, तो भाई साहब 3 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। यानी कि अगर 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में मैथ से पूछता है, तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम प्रॉफिट लॉस से आने ही आने हैं, पता है सबको। और 4 मैक्सिमम है, 4 से ऊपर आ जाओ तो बहुत मजे की बात है। लेकिन वही है ना, क्योंकि हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आने हैं। अब ये तो नहीं है कि प्रॉफिट लॉस से ही पता लगा 20 क्वेश्चन रख दे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हर चैप्टर से आना है, तो पढ़ना हमें सभी है। परसेंटेज है, बिल्कुल आएगा। प्रॉफिट लॉस है, बिल्कुल यहाँ से भी आएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पक्का 100% आएगा। 2D 3D से पक्का आएगा, कोई ताकत नहीं रोक दे। तो कुछ चैप्टर तो ऐसे है, 8-10 चैप्टर तो ऐसे है कि इसमें से क्वेश्चन 100% आने हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है बात यहां तक? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपए में बेचा जाता है, तो 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई 30% का प्रॉफिट अगर आदमी को हुआ है, तो इस बात का मतलब आप जानते हो 130% में बेच दिया होगा। तो 14,950, 130% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू ही होगी, गुणा 100। आप कहोगे सर डाटा बड़ा आसान है, आप डिवाइड ही ना कर लो क्या? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल कर सकते हो आप डिवाइड, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा। डाटा वाकई में बहुत आसान है। 0 से 0 काट सकते हो, 13 से इसको काट सकते हो, 13 ही कम 13 19, 13 ही कम 13 13 पंजे 65। तो 11,500 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर होगा सी ऑप्शन। अगर आप डिजिटल सम का भी यूज करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे? 3 और 1 4, नीचे 4 है, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दोगे, कर दी मन में कर दो, चलो, है ना। 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 1 1 और 7, यानी कि आंसर हो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 7 होगा। आप ये भी तो कह सकते हो 5 और 1 6 है, आंसर नहीं होगा।
9 हटा दिया, 5 है, इसका डिजिटल सम आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7 और 1 8 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 1 6 और 1 7, देखो इसका 7 ही है, आंसर सी ऑप्शन होगा। ये बात मैं शुरू में ही आपको बता के चला था कि जो भी हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है वही हमारे आंसर का डिजिटल सम होता है, बशर्ते आपको लगाने की तरीका विधि ये पता हो बस कि लगता कैसे है। और जितना भी यूज किया जा सकता है डिजिटल सम को, उतना मैंने शॉर्ट में आपको बहुत फास्ट तरीके से पढ़ा दिया। ये मान लो क्वेश्चन के साथ में पढ़ा दिया, वरना लोग जो है ना डिजिटल सम पे भी पूरी वीडियो बनाते हैं, पूरी पूरी 1 1 2 2 घंटे की। ठीक है ना, और बताना उनको वही है सब कुछ, ये जो मैंने शॉर्ट में बताया आपको। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पाइए। कह रहा कि एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है ना, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताना कि क्या आंसर आपका आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा गया, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपए में इसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई हमें सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी भी दे रखा है। अब ये पूछ रहा कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ध्यान देना मेरे बात को, मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी आंसर परसेंटेज में पूछता है ना, प्रतिशत में, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पे काम ना करके हम हमेशा रेशियो पे काम करते हैं। क्लियर है बात? तो आप ना एक काम करो, ये जो 4 जीरो है ना यहाँ से काट ही दो, ये 4 जीरो काट ही दो। मैं बोलूंगा कि 20 रुपए में खरीदा, 25 रुपए में बेच दिया। आप चाहो इसको भी रेशियो में बदल दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब मैं बोलूंगा 4 रुपए में खरीद लिया था, 5 रुपए में बेच दिया, तो कितने का फायदा ले लिया? आप कहोगे 1 का फायदा हो गया। और फायदा और नुकसान, नफा और नुकसान हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर। 4 रुपए पर 1 का फायदा, और 100 पर कितना, यानी कि 25% का फायदा हो गया भाई। 25% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 2017 के पेपर में पूछा गया था। इस तरीके से आप रेशियो पे काम कर सकते हो। अगर आपको आंसर परसेंटेज में देना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पे काम करो ही ना। भाई अगर वैल्यू में पूछता तो 50,000 का सीधा सीधा फायदा हो रहा, 2 लाख रुपए में फिर भी हमें काट पीट करनी पड़ती, तो हमने यहीं पे कर ली। समझ रहे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा जाता है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 20,000 में बेचा, 3 जीरो तो यहीं हटा दो, 2 से काट दो 10, 2 नम 18, यानी कि मैं बोलूंगा 10 का खरीदा 9 में बेच दिया। क्या मैं ये नहीं कह सकता 100 का खरीदा 90 में बेच दिया? है भाई, 100 में खरीदा 90 का बेच दिया, तो सीधा सीधा 10% का लॉस नहीं हो गया? आंसर सी ऑप्शन नहीं हो गया? हमें इतना काम सोचने की जरूरत ही क्या है? यहां से रेशो बना दिया हमने, परसेंटेज में आंसर चाहता है हानि का प्रतिशत। तो 10 में खरीदा, 9 में बेचा, 1 जीरो बढ़ा दी उधर, 1 जीरो उधर बढ़ा दी, तो मैं बोल रहा 100 में खरीदा था, 90 में बेचा। और 100 पर जितना चेंज आता है वही परसेंटेज कहलाता है, क्योंकि हम परसेंटेज हमेशा 100 पर कैलकुलेट करते हैं। तो 100 पर 10 का नुकसान है भाई, गुणा 100 करोगे तो 100 से 100 कटेगा, 10 ही बचेगा। तो यानी कि बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी चेंज 100 पर होगा, 100 पर होगा, वो डायरेक्ट परसेंटेज बनेगी। तो चेंज कितना है? 10 की कमी, यानी कि 10%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। कह रहा कि अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% का प्रॉफिट है, किस पर भाई? लागत मूल्य पर, तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, कह रहा कि इफ द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑन एन आर्टिकल्स इज 20%। ठीक है, तो कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 20% का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पर, तो बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस पर। तो ये बात मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि रियल लाइफ में हमेशा हम प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, एग्जामिनर ये चाहता है कि सेलिंग प्राइस पे भी बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो कुछ नहीं करना होता प्यारे बच्चों, बेस वैल्यू चेंज हो जाती है बस। कैसे? समझिए भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ, अब 20% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, 5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा हो गया, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो बना लोगे आप यहां से आराम से।
5 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, यानी कि 5 का सामान खरीदा था, 1 के फायदे पर बेचा तो 6 रुपए में बेचा। तो अब क्वेश्चन में ये कहता है कि बताओ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितना होगा। तो फायदा तो भाई एक का ही है ना, अब भी फायदा तो अब भी एक का ही है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर बताना है। अब बेस वैल्यू को 5 नहीं लेना, अब बेस वैल्यू बदल जाएगी, 6 हो जाएगी। 1/6 में निकालना, 1/6 16 से ही 2/3% होता है, यानी कि 16.66%। ए ऑप्शन आंसर आ गया, या 100 को 6 से डिवाइड कर दोगे आप तो सीधा सीधा आंसर 16.66% हो जाएगा। क्लियर है बात, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। केवल बेस वैल्यू चेंज होगी जब भी हमें एसपी पर कैलकुलेट करना होगा, सीपी की जगह एसपी आ जाता है। प्रॉफिट और लॉस इन वैल्यूज सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे 5 रुपए का सामान 6 में बेचा तो 1 रुपए का फायदा रहेगा, तो वैल्यू में 1 रुपए का ही है, लेकिन परसेंटेज में निकालना तो अगर वो एसपी पे कैलकुलेट करने की बात करें तो अपोन में बेस वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया प्यारे बच्चों। हालांकि पढ़ाने की तो इच्छा और भी है मेरी, क्योंकि अभी मजा आ रहा होगा आपको भी, और मुझे भी पूरा मजा आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते चीजें समझने में और समझाने में। तो प्यारे बच्चों चलिए, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं। बस आपने जो इस क्लास के माध्यम से सीखा उसको अपने जीवन में उतार लेना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आना ही आना है। कोई सरकारी नौकरी ऐसी नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स आता हो और उसमें प्रॉफिट लॉस ना आया हो। अब इसमें हमने सिंपल ही क्वेश्चन किए, पहले टाइप था मान के चलिए, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए कि जो पेपर में पूछे थे। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं तुमने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि अगर डिजिटल सम कंसेप्ट ना मैं आपको बताता तो फिर क्या होता, कितनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती। लेकिन डिजिटल सम के कंसेप्ट ने हमारे चीजों को आसान कर दिया, हम चंद सेकंडों में अपने आंसर तक पहुंच रहे थे। तो इसी कारण शायद आपको भी आलस ना आया हो, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए खैर, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरुआत करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। तो बस इतना याद रखना कि जितना आज हमने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से चीजों को अपने जीवन में उतार लेना, और जो है ऐसे ही क्वेश्चन और जो हो सकते हैं या फिर किसी बुक से आप जो तैयारी कर रहे हो तो उसमें अप्लाई करने की कोशिश करना। चीजें आसान लगने लगेगी और तुम्हें खुद खुद कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि यार इस बार तो हमारी नौकरी पक्की है, इस बार तो हम दरोगा साहब बनने ही बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से दरोगा की सीरीज में मेहनत करते रहिए और खुद से भी अलग से भी पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।